नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं संजू कुशवाहा आपको ऋषिकेश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पौधा में रेस्पिरेशन क्या होता है। इससे भी पहले पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है क्या, श्वसन से में क्या लाभ है, क्या हानि है, या श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या। यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर भी हो गया। पौधे में श्वसन कैसे कैसे होता है ये भी हो गया। छोटा छोटा जीव में कैसे श्वसन होता है, जैसे तिलचट्टा में कैसे श्वसन होता है, अब मेढक में कैसे शोषण होता है, केचुआ में किसके द्वारा शोषण होता है, या मछली में कैसे कैसे शोषण की प्रक्रिया पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो आज चलते हैं मनुष्य में शोषण कैसे होता है, जैसे कि हम में शोषण कैसे होता। तो कोई भी गैस को यानी वायुमंडलीय गैस है, वायुमंडलीय गैस को सबसे पहले क्या करते हैं, नासिका छिद्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसीलिए सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, ये नासिका छिद्र पढ़ेंगे, ठीक, सॉरी नाक पढ़ेंगे। यानी ये जो ओपनिंग होता है उसी ओपनिंग को क्या बोला जाता है, नाक बोला जाता है, ठीक। और इस नाक के अंदर इसी को नाक में जो छिद्र है जिसको क्या बोला जाता है, नासिका छिद्र बोला जाता है। इसी के अंदर बहुत सारा कैविटी होता है जिसको नोजल कैविटी बोला जाता है, ठीक, नासिका बेसम बोला जाता है। इसके बाद इसके अंदर में क्या पाया जाता है, नासिका बेसम, नोजल कैविटी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कभी हाथ डाल के देखे हुएगा तो रहता छोटा छोटा बाल रहता जिसको नाक का बाल बोला जाता। उसके अंदर और हाथ डालने के बाद ऐसा लगता है कि छोटा छोटा मतलब हल्का पानी जैसे रहता है, म्यूकस जो निकलता तो वह क्या निकलता, कैसे निकलता और उसका वर्क क्या रहता है, तो यही पढ़ना, ठीक। आगे पढ़ेंगे ग्रासिका, सॉरी ग्रासिका नहीं, ग्रास नहीं पढ़ेंगे, ग्रासनी जिसको फेरिंग्स बोला जाता है। इससे पहले ये पढ़ चुके हैं ग्रासनी क्या पाचन तंत्र में पढ़े थे। इसीलिए पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बीच के कड़ी या तो कॉमन पार्ट किसको बोला जाता है, ग्रासनी को बोला जाता है। और ग्रासनी में होता है क्या, दो बताए तो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग कहाँ में जाके खुलता है, ग्रासनली में जाके जुड़ा रहता है, दूसरा श्वास नली, यहाँ पे जो श्वास नली में जाके जुड़ा रहता है, ठीक। तो आगे यही ग्रासनली पढ़ना। बाकी यहाँ पर जो रहता है ग्रासनी में एक उभार जैसी संरचना रहता है जिसको टेटुआ वगैरह बोला जाता है। उसी टेटुआ को क्या बोला जाता है, स्वर यंत्र बोला जाता है, लैरिक्स बोला जाता है। कैसे कैसे साउंड को उत्पन्न करता है और कैसे हम बोल पाते हैं या कैसे कैसे कोई वर्ड का उच्चारण हो पाता है, तो यही स्वर यंत्र में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे श्वास नली। अब जब ये हमारे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा जब हम सांस लेते, वायु लेते, तो ये वायु जाता कैसे, किस पाइप के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है, क्या पढ़ेंगे, श्वासनिका पढ़ेंगे, ट्रेकिया पढ़ेंगे। आगे ट्रेकिया के द्वारा फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, क्या वायु जाएगा, ठीक। तो वही पूरा फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ा में वायु का एक्सचेंज कैसे होता, फिर ये वायु जाके नहीं हवा जाके ऑक्सीजन जाके कहाँ में क्या करता नहीं करता, पूरा का पूरा लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नाक के बारे में पहले पढ़ने। चलिए, ये मान लीजिए एक प्रकार का नाक रहा, ठीक। ये पूरा का पूरा पार्ट को क्या बोला जाता है, नाक बोला जाता है, जिसमें बीचों बीच जो दो छिद्र रहता है जिसको क्या बोला जाता है, नासिका छिद्र बोला जाता है, ठीक। अब नासिका छिद्र के बीच क्या इतना पूरा का पूरा एक प्रकार का क्या स्थान है, कैविटी, इसी को क्या बोला जाएगा, नोजल कैविटी। तो बस इतना समझना। और बीच में क्या होता है, एक पतला, ये दोनों छिद्र को क्या बांटने वाला एक होता है जिसको हाईलाइन बोला जाता है। एक अंदर में देखिएगा एक क्या रहता है, पतला दीवार टाइप से रहता है, ठीक, जिसको हाईलाइन बोला जाता है। और उसी के ऊपर एक ये हड्डी दिख रहा, यहाँ पे टिप के देखिए पूरा हार्ड रहता है, जिसको हड्डी जो हड्डी रहता है जिसका नाम होता है बोमर नाम का हड्डी रहता है, ठीक। ये फेस पे पाया जाता है। तो मुख्यतः इतना नासिका में पढ़ना। तो बस इतना हो गया। दो छिद्र रहता है, इसी दो छिद्र को बांटने वाले दीवार को क्या बोला जाता है, हाईलाइन, हाईलाइन, ठीक। आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर जो स्थान पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, नासिका बेसम, नासिका बेसम, नोजल कैविटी। इतना ठीक है। आगे अब इसी में पढ़ेंगे नासिका बेसम में क्या क्या रहता है। स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे क्या रहता है, छोटा छोटा बाल रहता है। ये वाले पोर्शन पे क्या रहता है, छोटा छोटा बाल रहता है। इसी को बोला जाता है प्राघ्राण क्षेत्र, प्राघ्राण। वेस्टिबुलर रीजन बोला जाता है, प्राघ्राण क्षेत्र बोला जाता है, ठीक। इसी के जस्ट बाद
जब थोड़ा अंदर तो उंगली डालेंगे तो एक, अभी डाल के देख लीजिए, हल्का हल्का लगेगा, चिपचिपा द्रव पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र कहने का मतलब रेस्पिरेटरी रीजन बोला जाता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्राघ्राण क्षेत्र में छोटा छोटा बाल रहता है तो ये करता है क्या, जैसे हम हवा वगैरह में चलते हैं, जैसे खुले वायु में चलते हैं, क्या होता है, जो भी छोटा छोटा डस्ट होता है, महीन कंज होता है, हमारे नाक में जाके फंस जाता है, ठीक है, ये बाल जाके फंसा के रोक के रखता है। इसका काम, प्राघ्राण क्षेत्र का काम क्या होता है, धूल कण को अंदर जाने से रोकता, ठीक। आगे कहेंगे ये प्राघ्राण क्षेत्र के बाद श्वसन क्षेत्र का काम क्या होता है। श्वसन क्षेत्र कहने का मतलब होता है ये करता है क्या, जैसे हम गर्मी के टाइम में, अभी जैसे गर्मी का महीना, क्या गर्म वायु जाता है, लेकिन वही ठंडे के महीना में क्या होता है, ठंडा वायु जाता है, लेकिन ये ठंडा वायु गर्म वायु हमारा लंग्स ये एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नॉर्मल हवा चाहिए, ठीक। अब यही श्वसन क्षेत्र क्या करता, गर्म वायु को ठंडा करके अंदर भेजता है, और ठंडा वायु को, ठंडा महीना में ठंडा वायु को फिर क्या करता है, गर्म हवा कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनिंग क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक। तो श्वसन क्षेत्र का काम क्या होता है, वायु को कंडीशनिंग करते रहना, यानी वायु को कंडीशनर करते रहना, गर्म वायु को ठंडा, ठंडा वायु को गर्म, यानी नॉर्मल करके भेजना हमारे फेफड़ा के अंदर, ठीक। और आगे कहेंगे एक और क्षेत्र रहता है जिसको घरान क्षेत्र बोला जाता है, इधर लिख देते हैं, घरान क्षेत्र। ये घरान क्षेत्र क्या करता है, ऑल्फैक्टरी रीजन इसको बोला जाता है, ठीक। अब आगे कहेंगे घरान क्षेत्र करता है क्या, जैसे कोई भी चीज को हम सुगंधित पदार्थ को या दुर्गंधित पदार्थ के आसपास जाते हैं, क्या हमारे नाक के अंदर स्मेल जाता है, तो कहेंगे दुर्गंध और सुगंध को पहचानने का क्षमता किसमें रहता है, घरान क्षेत्र में रहता है। गर्म वायु और ठंडा वायु, यानी वायु को गर्म या ठंडा करने का काम किसको रहता है, श्वसन क्षेत्र को रहता है। और जो भी छोटा छोटा डस्ट रहता है उसको रोकने का काम किसको रहता है, प्राघ्राण क्षेत्र को रहता है। कहेंगे नासिका बेसम में कितने क्षेत्र पाया जाता है, 3 क्षेत्र, मुख्यतः बस ये घरान क्षेत्र वाला याद रखना, ठीक। घरान क्षेत्र का काम क्या होता, सुगंधित तथा दुर्गंधित पदार्थ को पहचानने का काम करता। तो ये पूरा नासिका छिद्र भी हो गया और नाक भी हो गया, ठीक। अब आगे चलते ग्रासने, एक बार लिख देते, नासिका बेसम में 3 क्षेत्र पाया जाता, नासिका बेसम में 3 क्षेत्र पाया जाता। ये सब तो पता, नासिका छिद्र कहाँ रहता है, यानी मुख गुहा के ऊपर दो गोल गोल छिद्र रहता है, 2 लड्डू नुमा छिद्र रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, नासिका छिद्र। और नासिका छिद्र के अंदर जो कैविटी पाया जाता है उसी को क्या कहेंगे, नासिका बेसम कहेंगे, ठीक। और नासिका बेसम के अंदर कितना क्षेत्र पाया जाता है, 3 क्षेत्र पाया जाता है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्षेत्र होता है प्राघ्राण क्षेत्र, दूसरा होता है श्वसन क्षेत्र, और तीसरा क्या होता है, घरान क्षेत्र। अब कहेंगे प्राघ्राण क्षेत्र का काम क्या होता है, इसमें छोटा छोटा बाल पाया जाता, और इसमें कहेंगे श्वसन क्षेत्र में क्या होता है, म्यूकस पाया जाता, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। तो कहेंगे बाल करता है क्या, छोटा छोटा डस्ट को, नहीं छोटा छोटा धूलकण को जाने से रोकता। आगे कहेंगे म्यूकस क्या करता है, ये अगर थोड़ा बहुत ये चल भी जाए धूलकण को, उसको क्या करता, चिपका लेता। और इसका काम क्या रहेगा, श्वसन क्षेत्र का, गर्म वायु को ठंडा करना, यानी वायु को कंडीशनिंग करना, गर्म वायु को ठंडा करना, या तो ठंडा वायु रहेगा तब उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, ठीक। और घरान क्षेत्र क्या करता, सुगंधित पदार्थ को, यानी या सुगंध दुर्गंध को पहचान करता। सुगंध या दुर्गंध को पहचानता। या कहेंगे सूंघना किसका काम रहता, बस यही घरान क्षेत्र का काम रहता है। ये तीनों क्लियर है, चलिए आगे चलते। आप चलते ग्रासने।
चलिए, इससे पहले भी ग्रासनी थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं, जिसको फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स का मतलब आप समझते हैं। चलिए, ये रहा एक मनुष्य। ये आगे की साइड में रहता है, जिसको फुट पाइप बोला जाता है, और पीछे की साइड में इस प्रकार से जो रहता है उसको बोला जाता है विंड पाइप। इतना ठीक है। कहेंगे यही ग्रासनी, ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? ग्रासनी बोला जाता है। ठीक। कहेंगे ग्रासनी की लंबाई कितना होता है? 4 इंच का होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे ये वाले भोजन, यहाँ से जब हम भोजन लेंगे तो ये भोजन क्या करेगा? इस वाले पाइप, फुट वाले पाइप से होते हुए अमाशय में भेजेगा। इससे पहले यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुके हैं। अब जब ये नासिका छिद्र से हवा लेगा या मुख से ही हवा लेगा तो ये वाला हवा कहाँ में जाएगा? ये वाले पोर्शन में जाएगा, जिसको क्या बोला जाता? श्वास नली। ये श्वास नली का काम क्या होता है? सिर्फ हवा को, ये रास्ता सिर्फ हवा जाने के लिए होता है। ठीक। बाकी बात कुछ भी लेके नहीं जाएगा। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है। ठीक। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र रहता है। ठीक। आप देखिए यहाँ क्या होता है, ये मुख को और श्वास नली के दोनों रास्ता को जोड़ने का काम करता है। कभी कभी यही क्या होता है, ये निवाला, ये भोजन का निवाला इससे होकर इधर के तरफ चल जाता है, श्वास नली में जाएगा। और श्वास नली का काम क्या होता है? ट्रेकिया का काम क्या होता है? सिर्फ हवा को, वायु को लेना, बाकी बात कोई भी चीज को नहीं लेता। अगर गलती से ये वाला भोजन इससे होते हुए चला जाएगा तो हमारा फेफड़ा क्या करेगा? लंग्स क्या करेगा? जोर से पंप करेगा, जोर से हिचकी आता, और जोर से हिचकी आने के कारण फिर क्या होगा? ये पूरा का पूरा जितना भी आएगा वो नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा पूरा निकल जाएगा, जिसको सरकना बोला जाता है। ठीक। सरकने का मेन रीजन समझ गए। अब इसी के ऊपर बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ढक्कन जैसी संरचना रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस, जो कि हम खाते हैं तो इसको बंद रखता है, श्वास नली को बंद रखता है, और जब हम सांस लेते हैं तो इधर ये ढक्कन चला आता है। ठीक। तो बस इतना पढ़ना। तो आगे कहेंगे श्वास नली को, सॉरी ग्रासनी को श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र के बीच कॉमन बोला जाता है, कॉमन डक्ट बोला जाता है। ठीक। क्योंकि ये दोनों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब यहीं पर एक किस प्रकार से संरचना रहता है, यहाँ पर ये वाला रहता है, जिसको बोला जाता है कंठ। कंठ बोला जाता है, स्वर यंत्र बोला जाता है, साउंड बॉक्स, स्वर यंत्र। साउंड बॉक्स बोला जाता है, लैरिक्स बोला जाता है। ये लड़की में नहीं निकलता। ठीक है। लड़का में जब किशोरावस्था आता है उस टाइम ये निकल जाता है। जब ये निकल जाता है तो आवाज फटने लगता है। तो आवाज फटने का मेन कारण क्या है? यही जो स्वर यंत्र रहता है वो निकल जाता है, लेकिन लड़की लोग में नहीं निकलता, इसलिए उसका तारत्व ज्यादा होता है, नहीं पतला आवाज होता है। ठीक। लेकिन वही लड़का में कैसा रहता है? पूरा मोटा आवाज रहेगा, डैंड वाला आवाज रहेगा, मतलब पूरा मोटा रहेगा। ठीक है। चलिए, तो कहेंगे इसी के ऊपर क्या होता है? एक पतला झिल्ली रहता है, इस तरह से बनाते हैं, एक पतला लेयर रहता है। इसी पतला लेयर को बोला जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल यही जिसमें ज्यादा बड़ा हो जाता लगेगा जैसे भैंस बोल रहा है, लेकिन जिसमें लड़का लोग में बहुत का कम निकलता, बहुत का ज्यादा निकल जाता है। ठीक। तो कहेंगे कंठ के ऊपर एक पतली झिल्ली रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल बोला जाता है। अब कहेंगे ये करता है क्या? जैसे डीजे देखे साउंड, कोई भी साउंड में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसर में क्या होता है? इसके अंदर एक वाइब्रेशन करने में, वाइब्रेट करने वाला रहता है। ठीक। और जितना भी हम वायु लेते हैं, क्या हम नाक बंद करके क्या बोल सकते हैं? जब तक ये वायु नहीं जाएगा अंदर तब तक हम नहीं बोल सकते। यानी ये करता है कि हम जब ये वायु लेते थे, वायु को क्या करता है? हवा को क्या करता है? एयर को, बस उसको वाइब्रेट करने का काम करता है, जिसके कारण ये वाइब्रेट। यहाँ पे 2 लेयर होता है, 2 झिल्ली होता है। ठीक है। दोनों झिल्ली के टकराने से साउंड का प्रोड्यूस होता है। यानी साउंड यहाँ सिर्फ उत्पन्न होता, कहीं साउंड का उत्पत्ति कहाँ में, उत्पन्न कहाँ में होता? कंठ में होता। लेकिन ये साउंड को निर्माण कौन करता? शब्द में कन्वर्ट कौन करता?
चलिए इसमें इसको समझते हैं। कहेंगे ये साउंड को निर्माण कौन करता, यानी साउंड का तो निर्माण ये कंठ करता है, साउंड को अब किस में यानी स्वर को भाषा में चेंज कौन करता। जैसे हिंदी में पढ़े हुए का होठ करता, जैसे पोफो को होठ से पढ़ा जाता, पोफो को कंठ से पढ़ा जाता, टोठो को मूर्धा से पढ़ा जाता, तोथो को तालु से पढ़ा जाता, इस प्रकार से हो जाता। इसकी सहायता से शब्द का उच्चारण किया जाता है, ठीक। और शब्द का उच्चारण और माइंड की सहायता से किया जाता है। क्या अभी हम गाली दे सकते हैं? तो बिल्कुल गाली नहीं दे सकते, या कोई भी कुछ भी कांड वगैरह कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, यानी हमारा माइंड ये कंट्रोल कर रहा। तो जो भी रहेगा लीगल वर्ड बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे गाली देने, जहाँ पे झगड़ा करने की बात रहेगा तो हम यहाँ पे ज्ञान देने नहीं जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे रहता वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो करता कौन, तो ये माइंड करता है। लेकिन अभी साउंड का निर्माण कौन करता है, तो कंठ करता। अब बाकी बात शब्द का निर्माण कौन करता है, जीव, तालु, ये सब होठ वगैरह हो गया, ये सब करता। तो मुख्यतः इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बस यही हवा क्या, ये पूरा यहाँ पर किस में जाएगा, ये हवा श्वास नली में जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। अब ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ये कहेंगे ट्रेकिया जैसे बताए थे, ये जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली के तरह जस्ट पीछे कौन होता है, श्वास नली होता है, जिसकी लंबाई कितना होता है 11 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। अब ये 11 से 12 सेंटीमीटर का होने का मतलब ये पूरा लंग से जाके मिल जाता है, ठीक। और इसका चौड़ाई कहेंगे 16 mm का होता है लगभग। तो कहेंगे इसका काम क्या, तो बस ये हवा को हवा को रास्ता प्रदान करता है, ठीक। हवा को ले जाने वाला एक तरह से पाइप होता है, और इसी पाइप में क्या होता है, इस प्रकार से संरचना रहता। चलिए इसमें इस प्रकार से अर्धवलयाकार के इस प्रकार से बहुत सारा संरचना रहता। तो कहेंगे हमारे श्वास नली के ऊपर एक अर्धवलयाकार का होता है या पूर्ण वलय का होता है। अर्धवलय कहने का मतलब बस इतना रहता है। अगर इसी को बंद कर देंगे तो पूर्ण वलय हो जाएगा, इसको ओपन करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवलय होता। तो कहेंगे क्या ये रिंग पूर्ण होता है या अपूर्ण रहता, अपूर्ण रहता। लेकिन ये बना किसका रहता, उपास्थि का बना रहता, ठीक। तो कहेंगे ये श्वास नली के ऊपर उपास्थि के बने अपूर्ण वलय रहता है। इसका काम क्या रहता है, जैसे मान लीजिए अपना लोग क्या हवा लेंगे, हवा लेते टाइम तो ठीक है ये फुला हुआ रहेगा, ठीक। अब कोई भी नली से जब हवा निकालते तो उस टाइम सिकुड़ जाता, बस इसी को सिकुड़ने से रोकने का काम कौन करता, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ये भी पूछा जाता यानी श्वास नली के ऊपर पूर्ण वलय रहता है या अपूर्ण वलय रहता है, तो अपूर्ण वलय रहता है। अस्थि का बना होता है या उपास्थि का बना होता है, तो उपास्थि का बना होता है। मुख्यतः इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे। तो ये ग्रासनी भी हो गया और स्वर यंत्र भी हो गया। स्वर यंत्र का काम क्या, साउंड का प्रोड्यूस करना। और श्वास नली भी हो गया, ट्रेकिया भी हो गया। ट्रेकिया का काम क्या और ट्रेकिया के ऊपर क्या क्या रहता, ये सब समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं फेफड़ा के अंतर्गत। थोड़ा सा फिगर स्पीड में बनाते हैं रफली। क्या बन गया, चलिए ये रहा इसका मुख गोआ, ये वाला रहा नासिका छिद्र। इस तरह से यहाँ कॉमन जुटेगा। अब ये वाला नलिका क्या जाएगा अंदर की तरफ, जिसको बोला जाता है श्वास नली। इसको ऊपर करते हैं। अब यही श्वास नली क्या करेगा, इस तरह से जाएगा। अब दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और ये रहा और ये रहा। जब भी हम बोले थे, जब भी हम बोर्ड पे बनाते थे, इधर वाला क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा और इधर वाला राइट रहेगा। तो इधर वाला रहा राइट और इधर वाला रहा लेफ्ट। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये छोटा रहता, लेफ्ट हल्का क्या रहता, छोटा। अब गड़बड़ ही बन रहा, ठीक। ये वाला रहा लेफ्ट और ये वाला रहा राइट। यानी कहेंगे हमारा लंग्स कितने पार्ट में, कितना भाग में रहता है, दो भागों में। एक राइट लंग्स रहता है और लेफ्ट लंग्स रहता है, ठीक। और कहेंगे ये रहता काम है, तो ये वाला यहाँ से लेके, ये गला से लेकर डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन रहा, इसी को क्या बोला जाता है,
बक्ष गुहा बोला जाता है। ठीक, तो कहेंगे हमारा ये डायफ्राम कहते हैं कि लंग्स कहाँ रहता था? बक्ष गुहा में स्थित रहता। और नीचे ये वाले संरचना को बोला जाता मांसल संरचना रहता है, जिसको बोला जाता है डायफ्राम। अब इसी के ऊपर एक पतली झिल्ली रहता, ये रहा पतली झिल्ली, कहेंगे फेफड़ा के ऊपर एक पतली झिल्ली रहता, जिस झिल्ली को क्या बोला जाता? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, प्लूरल झिल्ली बोला जाता है, इसको लिखते प्लूरल झिल्ली। और ये प्लूरल झिल्ली भी दो प्रकार से मिलके बना होता है। ठीक है, एक विसरल झिल्ली से मिलके बना होता है, एक पैराइटल झिल्ली से बना होता है। ये दो झिल्ली, एक अंदर वाले को विसरल कहते हैं और ऊपर वाले को पैराइटल झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच एक स्थान होता है जिसको प्लूरल गुहा बोलते हैं। बस डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक, प्लूरल गुहा, प्लूरल कैविटी कहते हैं। और क्या इस बीच में बहुत सारा क्या होगा? बहुत सारा द्रव पाया जाएगा। इस द्रव को क्या कहेंगे? प्लूरल द्रव कहेंगे, प्लूरल द्रव। तो इतना समझ में आ गया। अब ये कहेंगे इसको क्या बोला जाता? श्वास नली बोला जाता, श्वास नली, ट्रेकिया बोला जाता है। ठीक, अब ये समझता, अब यही ट्रेकिया क्या दो भागों में डिवाइड हो रहा? दो भागों में डिवाइड होता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? ब्रोकाई या श्वासनिका। उसको श्वास नलिका बोला जाता है, इसको श्वासनिका बोला जाता, इसको ट्रेकिया। इतना ठीक है। कहेंगे ये श्वास नलिका क्या होता है? दो भागों में जब हमारे फेफड़ा के अंदर जाता है, दो भागों में जाके डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या कहेंगे? श्वासनिका कहेंगे, ब्रोकाई कहेंगे। अब ये ब्रोकाई भी बहुत सारा भागों में डिवाइड होगा। अब इसको देखते हैं। चलिए, इस तरह से ये बहुत सारे भागों में डिवाइड रहता। इसके ऊपर एक गुब्बारा जैसी संरचना रहता, जिसको क्या बोला जाता? ये बता रहे, एल्वियोलाई बोला जाता। इस प्रकार से इधर भी रहेगा, ये भी इधर दो भागों में डिवाइड हो रहा और इधर तीन भागों में डिवाइड होता है। इस प्रकार से पहले ये हो गया। फिर इस प्रकार से बहुत सारा भागों में बट जाएगा। ये पूरा जैसे पेड़ पौधा का शाखा वाइज में बट जाता है, सेम उसी तरह से हमारा क्या होता है? लंग्स में रहता है। ठीक, ये लंग्स में ये ब्रोकाई उधर जाके कितने भागों में बढ़ जाता है? यानी लेफ्ट में दो भागों में बढ़ता है, इसीलिए लेफ्ट वाले लंग्स दो लोब में बटा होता है। ठीक, और राइट के तरफ क्या होता है? तीन भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए कहेंगे राइट लंग्स क्या होता है? तीन भागों में बटे होने के कारण इसको कहेंगे तीन लोब में बटा होता। ठीक, अब ये ब्रोकाई यानी श्वासनिका क्या करेगा? बहुत सारे भाग में बट रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता? श्वास नलिका, श्वासनिकाएं, श्वासनिकाएं, ब्रोंकोब्यूल्स। ब्रोंकोब्यूल्स बोला जाता है। ठीक, तो कहेंगे श्वासनिकाएं क्या होता है? ब्रोकाई बहुत सारे दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? ब्रोंकोब्यूल्स कहेंगे। अब यही ब्रोंकोब्यूल्स क्या होता है? जब ये एक भागों में डिवाइड होगा तो उसको बोला जाता है प्राइमरी। उसके बाद फिर वही अगले चल के जैसे कोई भी प्लांट का शाखा जो होता है, वो शाखा जैसे जैसे डिवाइड हो जाता है, यानी प्राइमरी कहेंगे, टर्सरी कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, इस तरह से अपना होते रहेगा, टर्सरी तक लगभग जाता। तो कहेंगे ये श्वासनिका हो गया। अब श्वासनिका के ऊपर ये वाला संरचना दिख रहा, बबल्स के तरह दिख रहा, गुब्बारा के तरह, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कुपिका या वायु कोष्ठक। इसको क्या कहेंगे? वायु कोष कहेंगे या वायु कोष्ठक है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई उसको बोला जाता है। ठीक, तो कहीं क्या ये सब में से सबसे छोटा पार्ट कौन रहा? एल्वियोलाई। इसीलिए बोला जाता है फेफड़े की इकाई को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है। फेफड़े के ऊपर एक पतली झिल्ली जैसी संरचना रहता है, उसको क्या कहा जाता है?
प्लूरल झिल्ली बोला जाता है। इसी प्लूरल झिल्ली के कारण इसको बोला जाता है प्लूरोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? प्लूरोलॉजी कहेंगे। चलिए इतना हो गया। अब ये कहेंगे ये वायु कोश करता है क्या? अब जितना भी इसके द्वारा क्या हम सभी वायु लेंगे? वायु कहने का मतलब जितना भी इन्वायरमेंट में वायु रहेगा सभी वायु को क्या करेंगे? अंदर लेंगे। जब ये अंदर लेंगे तो फिर क्या होगा? ये अंदर लेने का धीरे धीरे इस नली से होते हुए कहाँ जाएगा? इस नली से होते हुए वायु कोश में जाएगा। और वायु कोश में चल के आप बताएंगे एक्सचेंज होता, वायु का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पहले इतना पढ़ते। सबसे पहले कोई भी वायु को अंदर लेंगे तो उसको अंतः शोषण बोला जाता। अंतः शोषण, इंस्पिरेशन। और एक होता जब हवा को छोड़ेंगे, गैस को बाहर निकालेंगे, उसको कहेंगे बाह्य शोषण। बाह्य शोषण, एक्सप्रेशन। एक होता है इंस्पिरेशन, जिसको हवा अंदर लेंगे उसको क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन कहेंगे। जिसके द्वारा ये हवा अंदर लेंगे तो उसको इंस्पिरेशन कहेंगे। और जब ये पूरा क्रिया हो जाएगा तो क्या करेंगे? हवा को बाहर छोड़ेंगे तो जिसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। तो समझते हैं कि इंस्पिरेशन में जितना भी वायु हमारे वायुमंडल में जितना भी वायु रहेगा उसको लेंगे तो हमारे वायुमंडल में हवा कितना? नाइट्रोजन कहेंगे कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। आगे कहेंगे CO2 मुख्यतः कितना परसेंट है? बस इसी तीनों को पढ़ना, 0.03%। इतना ठीक है। आप कहेंगे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नो वर्क। नाइट्रोजन कोई भी जीव डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं बस उतना उसको निकाल देंगे। इसीलिए बोला जाता है शोषण के टाइम में कौन सा वायु अक्रिय रहता? यही नाइट्रोजन। आगे कहेंगे ऑक्सीजन का यूज होता। ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है? इससे पहले रेस्पिरेशन में पूरा डिफेंड किए थे। यानी ऑक्सीजन का यूज होकर ग्लूकोज का विखंडन करके क्या होता है? एनर्जी का प्रोवाइड करवाता। उसी में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज हो रहा। कहेंगे ऑक्सीजन घट के कितना हो जाता है? 7। चलिए आगे कहेंगे 17% हो जाता है CO2। अब क्या 4% घटा है तो इसी को 4% डायरेक्ट लिख देंगे, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इतना ठीक। चलिए आगे समझते हैं। वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को या नासिका छिद्र के द्वारा वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतः शोषण कहेंगे और वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को बाह्य शोषण कहेंगे। आज चलते हैं अंतः शोषण में और क्या क्या होगा। यानी जब भी वायु को हम अंदर लेंगे तो कहीं ना कहीं फेफड़ा फूलेगा। फेफड़ा फूलेगा तो उसका स्पेस बढ़ेगा। उसी स्पेस को बोला जाता जब अंतः शोषण के टाइम में हमारा फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता। चलिए ये भी लिख देते हैं। इसमें फेफड़ा का आयतन क्या होता? फेफड़ा का आयतन बढ़ता है। इतना ठीक है। कहेंगे अंतः शोषण में फेफड़ा का आयतन बढ़ता या घटता है? तो बढ़ता। लेकिन वही जब हम वायु को अंदर निकालेंगे, कोई भी गुब्बारा से जब वायु को बाहर निकाला जाएगा तो वो गुब्बारा पचकेगा या फूलेगा? तो सिंपली है कि ये पचकेगा। जब ये पचकेगा तो इसका आयतन कम पड़ जाएगा। तो कहेंगे बाह्य शोषण में क्या होगा? इसका आयतन घट जाएगा। फेफड़ा का आयतन घट जाता। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा तो इसी के ऊपर बहुत सारा रिब्स रहता। बहुत सारा कहने का मतलब 12 जोड़ी रिब्स रहता। ठीक, ये वाला पोर्शन में इस तरह से ये 12 जोड़ी रिब्स रहता। ये रहा। ठीक, ये 12 जोड़ी रिब्स कहेंगे। इसी के अंदर कोई भी गुब्बारा, मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारा को लेकर हम फुला रहे, इधर से जब गुब्बारा फूलेगा तो कहीं ना कहीं रिब्स क्या होगा? उठेगा, ऊपर उठेगा। तो ये कहेंगे रिब्स इस टाइम क्या हो रहा है? तो ऊपर उठ रहा है। ठीक, तो कहेंगे बाह्य शोषण में। बाह्य शोषण में रिब्स क्या होता है? यानी पसली क्या होता है? रिब्स ऊपर उठ जाता, ऊपर उठ जाता। और कहेंगे जब यही अंतः शोषण करते तो कहेंगे पिचक जाता। पिचक जाता धीरे धीरे। ये क्या होता? अपना लेकर भी दे सकते। इसको जब अंतः शोषण करेंगे तो ये फेफड़ा फूलेगा, जिसके कारण क्या होगा? रिब्स उठ जाता। तो लेकिन यही जब हम छोड़ेंगे गैस को तब ये क्या करेगा? रिब्स नीचे बैठ जाएगा। रिब्स नीचे नीचे या तो लिख सकते पिचक जाता, पिचक जाता या अंदर धस जाता। ठीक है, अंदर ही धस जाता।
अंदर धस जाता, इतना ठीक है। कहेंगे बाह्य शोषण में क्या होता है, रिब्स अंदर धस जाता है, लेकिन अंतः शोषण में रिब्स उठ जाता है ऊपर। आगे चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ये नीचे जो डायफ्राम रहता है, डायफ्राम क्या काम क्या रहता है, जिस टाइम रिब्स पूरा हम लोग के टाइम, इस टाइम में तो रिब्स पूरा का पूरा काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका रहता है डायफ्राम का। जब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो यही डायफ्राम टूट जाने के कारण क्या होता है, फेफड़ा को यानी सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है, तकलीफ होने के कारण पेशेंट मर जाता है। कहेंगे डायफ्राम का काम क्या होता है, इसको फुलाना पचकाना, यानी उसको ऊपर धक्का देना या नीचे करना, धक्का देना नीचे करना। अब मान लीजिए ये रहा डायफ्राम, ठीक। अब इसके ऊपर गुब्बारा रहा, इस गुब्बारा को फुलाएंगे तो कहीं ना कहीं नीचे धंसते जाएगा, इस प्रकार से नीचे आएगा। तो कहेंगे जब ये अंतः शोषण होता है, जब हम वायु को अंदर लेते तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे इस तरह से हो जाता, ठीक, यानी ये पिचक जाता। अगर यही कहेंगे जब उसको छोड़ेंगे क्या इस तरह से धीरे धीरे डायफ्राम क्या इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से क्या बोला जाता है, गुम्बद बोला जाता। मुस्लिम का जो होता है ना, क्या कहते हैं, घर में इस प्रकार से जो भी रहता है उसको गुम्बद बोला जाता है, ठीक। तो कहेंगे जब ये अंतः शोषण होता है तो ये पूरा का पूरा फूल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। जब ये फूलेगा तो डायफ्राम का उस टाइम क्या होगा, तो डायफ्राम उस टाइम क्या होता है, पिचक जाता है, ठीक। तो कहेंगे अंतः शोषण में डायफ्राम पिचक जाता। लेकिन वही जब बाह्य शोषण, जब हम हवा को बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, जब हवा को बाहर निकालेंगे धीरे 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 ये इस प्रकार से नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाता तो उस टाइम क्या कहेंगे, गुंबद आकार का हो जाता। तो ये तीनों केस समझ में आ गया होगा लगभग, अंतः शोषण में कैसे होता और बाह्य शोषण में कैसे होता। बस इसी को ज्यादा से ज्यादा, ये फेफड़े का आयतन वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। चले इतना पूरा कंप्लीट हुआ। चले इतना ये कहेंगे। अब इस दोनों में कहेंगे राइट वाला छोटा होता है या लेफ्ट वाला छोटा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। यहीं पे हमारा क्या होता है, दिलरुबा बसा रहता, यानी हार्ट रहता, ये रहा ये हार्ट, इसी को कार्डियक पाउच बोला जाता है। तो कहीं किधर की तरफ रहता बोला जाता है ना, हल्का लेफ्ट रहता, यही लेफ्ट साइड में कौन रहता, हार्ट रहता। और हार्ट के स्पेस होने के कारण लेफ्ट वाला क्या होता, हल्का छोटा पड़ जाता। तो इतना बोल सकते। अब कहेंगे यही, अब वायु को तो पूरा हम ले लिया, वायु को छोड़ दे। जब ये वायु को ले लेंगे तो ये वाला छोड़ेगा कैसे, एक्सचेंज कैसे करेगा। तो मुख्यतः कल बताएंगे एक्सचेंज करता कैसे, और कैसे करके ऑक्सीजन का निर्माण करता, ऊर्जा का निर्माण करता, ऑक्सीजन का कैसे यूज करता, और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निर्माण करता। तो यही पहले यहाँ पे हवा आएगा, और हवा कैसे लेके जाएगा, यानी वायु का एक्सचेंज, फेफड़ा में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, ये कल का लेक्चर में रहेगा। तो मुख्यतः आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही लाइक और कमेंट्स हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेशन के तौर पे रहता है। थैंक यू।